बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, जो है मेरा आज का लेक्चर जो है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो जो है ना हमारे पास इसके बेसिक पैरामीटर जो है न्यूक्लियस के, उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियस के जो है वो उसकी मास नंबर का मास का पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो कितना होना चाहिए। तो ये बड़ा इजी से टॉपिक है, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखें जी, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। ये है कि चलें, एक हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको मैंने ऐसे डिनोट किया है कि इसके ऊपर जो मास नंबर और नीचे जिसका जो है तो जो है ना वो एटॉमिक नंबर है, यानी ये जो इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, और वो जो है इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, जो ए जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे हम एटम को डिनोट करते हैं वैसे न्यूक्लियस को डिनोट मैंने कर दिया। अब देखें, हमारे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है वो -C होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और ये आपको पता है 1.602 10⁻⁻11 कूलम होता है। और ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ये 0 है। तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया हमारे पास, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। यानी चूँकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरे हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज जो प्रोटॉन्स के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स उसके ऊपर टोटल चार्ज का, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसके ऊपर टोटल चार्ज का अगर हम पता चल जाए, तो हम इन दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही हमारे पास पार्टिकल है न्यूक्लियस के, दोनों के चार्ज को टोटल करेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस का। देखते हैं जी। तो अब हमें सबसे पहले टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। देखते हैं जी, टोटल चार्ज जो प्रोटॉन्स का होता है, ये प्रोटॉन्स के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोटॉन्स हैं, सारे प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो ये हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज जो है प्रोटॉन्स के ऊपर आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, हमने लिखा था +C, और टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं उसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +ZD, ये टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स आ गया। इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, देखें एक चीज़ जो है वो टोटल चार्ज और न्यूट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसके ऊपर जो है वो क्या आएगा। देखें, तो ये एक न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है उसको हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है नहीं, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमारे पास n है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिहाजा अब इस इक्वेशन 1 में इनको वैल्यू सपोर्ट करता है, यानी टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज क्या है +ZD, और इसके ऊपर क्या है न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, तो +ZD + 0 ZD आ गया। तो ये टोटल चार्ज न्यूक्लियस हमारे पास क्या आ जाएगा, +ZD, और यही होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है। तो मास भी न्यूक्लियस की किस वजह से होगी, जो उसके अंदर पार्टिकल की मास को अगर हम सम कर देंगे तो वो जो है हमारे पास टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगी। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम टोटल जो प्रोटॉन्स उनकी मास को और टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन उनकी मास को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगी न्यूक्लियस की। तो देखते हैं जी, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ प्रोटॉन की होती है मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। अगर हम एक प्रोटॉन की मास को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगी प्रोटॉन्स की। तो एक जो तुम्हारे पास प्रोटॉन होता है उसकी मास क्या होती है mp। एक अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक प्रोटॉन की मास है m और p मैंने प्रोटॉन लिखा है, तो एक प्रोटॉन की मास को mp से शो कर रहा हूँ, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं z, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो zmp आ जाएगी। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं मास, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगी, अगर हम एक न्यूट्रॉन की मास को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन की मास कितनी mn, इसको मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर n है तो nmn आ जाएगी। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो वो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस बन जाएगी। तो जो टोटल मास है हमारे पास प्रोटॉन्स की वो कितनी है zmp, और जो न्यूट्रॉन की मास है वो nmp। ये n क्या है असल में, ये जो मास नंबर है जो है वो उसका न्यूक्लियस का, यानी जो मास नंबर पर जैसे एटम का होता है कि टोटल जो हमारे पास हैं वो न्यूट्रॉन है, उस जो प्रोटॉन उसमें अगर हम न्यूट्रॉन को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो जाता है टोटल न्यूट्रॉन, जैसे जो है मास करते हैं टोटल न्यूट्रॉन में से अगर हम प्रोटॉन को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, n के हमारे पास नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन्स है, ठीक है जी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
तो वो मैंने आपको बताया कि जो मास नंबर होता है न्यूक्लियस का, ठीक है जी, इस मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन्स जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अब आपके टोटल मास ऑफ एटम कैसे आएगी, अगर हम अब एटम के अंदर क्या चीज़ होती है, 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक तो जो हमारे पास है वो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के आउटसाइड जो पार्टिकल है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम एटम की मास के लिए इस इलेक्ट्रॉन की मास को भी अगर ऐड कर दें इस न्यूक्लियस की मास के अंदर के साथ, तो हमारे पास टोटल मास ऑफ एटम आ जाएगी। तो ये टोटल मास ऑफ एटम कैसे आएगी, ZmP प्लस किसकी है, ये मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स है, और ये क्या Mn क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये तो होगी हमारे पास न्यूक्लियस की मास टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर आई है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जैसे मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की मास जो Me और उसको टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन Z हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं। अब मैंने तीनों को देखें, ZmP प्लस Z, इनमें से Z कॉमन आ रहा है तो MP प्लस Me, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन आ गया तो Z बार, तो ये मास ऑफ MP प्लस Me हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है NMN, इस N को मैंने A माइनस Z लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, और Mn हमारे पास न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास जो टोटल मास ऑफ एटम बन गई Z इंटू MP प्लस Me प्लस A, ये A माइनस Z, ये NMN यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो है टोटल मास ऑफ द एटम होगी। अब इसके बाद देखते हैं अगली जो प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस की थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर साइज़, यानी न्यूक्लियस का साइज़ यानी उसकी रेडियस जो है वो कितना है, उससे हमने फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ A ऑफ न्यूक्लियस। तो मतलब जितना किसी न्यूक्लियस का जो है वो मास नंबर होगा उतना ही वो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे तो उतना ही उसका जो साइज़ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस के ऊपर। तो अब देखते हैं जी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस के A के। तो अब 4/3 इंटू पाई, ये टर्म उधर चलेगी। तो अब ये r³ ये क्यूब ख़त्म किया तो ये 1/A की पावर 1/3 आ गई, और ये जो सारी टर्म 3/4 पे कांस्टेंट है इसका भी जो पावर 1/3 आ गया। अब ये कांस्टेंट है इसलिए प्रोपोर्शनल को मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट लेके आ गया हूँ, इसी को मैंने कांस्टेंट अंडरस्टूड कर लिया। और इसको हम R0 लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या थी, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें उसको सॉल्व करें तो 0.2 × 10⁻⁻15 मीटर इसकी वैल्यू आती है, यानी ये 1.2 फेम्टोमीटर, फर्मीमीटर जो फेम्टोमीटर में इसका रिज़ल्ट आता है इसके रेडियस का। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इसको जो है वो रेडियस कांस्टेंट ये जो है फॉर भी कहते हैं। तो अब देखें जो हमारे पास रेडियस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, A के ऊपर, मास ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसका मतलब हर न्यूक्लियस की जब मास नंबर डिफरेंट होता है तो लिहाजा जो रेडियस है वो भी डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट जो है हमारे पास न्यूक्लियस उनका साइज़ डिफरेंट होगा क्योंकि उनका जो मास नंबर है ये डिफरेंस होता है। तो सो ए इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, सो न्यूक्लियस ऑफ ए डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट साइज है। तो डिफरेंट जो न्यूक्लियाई होते हैं एटम के उनका साइज़ डिफरेंट होता है क्योंकि उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर डायनेसिटी। तो suppose M is average mass of the nucleons and A number of nucleons is mass number of then mass of the nucleus is। अगर M हमारे पास एवरेज मास है न्यूक्लियस की तो जो A हमारे पास उसका मास नंबर है तो टोटल मास क्या होगी उस एवरेज मास को उस न्यूक्लियस मास नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा न्यूक्लियस का, वो हमें पता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 πr की जो वैल्यू पुट कर दी R0 A की पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो πr0³ A आ जाएगा। अच्छा जी, अब जी हमारे पास वॉल्यूम आ गया तो जो डेंसिटी होती है उसका फार्मूला कहता है मास ओवर वॉल्यूम। तो ये मास हमारे पास आ गई और इसमें वॉल्यूम भी पुट करते हैं तो मास M है और वॉल्यूम A। इसको सॉल्व करें तो ये 3m/4πr0³ आ गया। अब देखिए यहाँ पर A नहीं आ रहा तो डेंसिटी जो है ये तीनों, ये जो मास है और नॉट तीनों ये सारी जो टर्म्स कॉन्स्टेंट है तो डेंसिटी भी जो कॉन्स्टेंट होगी, ये नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ A है। इसलिए हर न्यूक्लियस के लिए जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है हर न्यूक्लियस की वो सेम होगी। तो रो इज सेम फॉर आर न्यूक्लियाई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें जब हमने वैल्यूज पुट कर दी M की जो वैल्यू पुट की 1.67 × 10⁻27, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास है R की वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको सॉल्व किया तो 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गया। ये डेंसिटी न्यूक्लियस की। और अगर हम वाटर की डेंसिटी कंपेयर करें तो उसकी डेंसिटी कितनी 10⁻3, उसकी कितनी 10⁻17, यानी 10⁻13 to 14 टाइम जो है ना न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो हैवीली पैक होता है, डेंसली पैक होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो अब चलें इस अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसकी अगली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर की, वो है न्यूक्लियर शेप। ठीक है जी, तो ये मुझे उससे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब चूँकि हमने ये सारा जो है यहाँ से पढ़ लिया है कि न्यूक्लियस इज डेंसली पैक्ड, यानी वाटर से भी ज़्यादा डेंस होता है, और हमने इसके वॉल्यूम का भी फार्मूला निकाल लिया है। ये वाला वॉल्यूम जो होता है ये स्फेरिकल, जो स्फीयर बॉडी होता है स्फेरिकल फॉर्म उसका होता है, तो लिहाजा न्यूक्लियर की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, इसको जो है वो अलहदा जो है इस शेप के ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसकी अलहदा लेक्चर होगा। तो इसके ऊपर जस्ट मैंने ये जो न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज़ हैं यही आपको बताई हैं। तो इस चैनल को जो है इस लेक्चर को देखें और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच।